हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे वो आपसे डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, इसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो कि आजकल बहुत वर्ल्ड वाइड फैल रहा है। मतलब अभी जो डिटेल रिसेंटली डेटा कहता है कि 10 में से एक मरीज आपका डायबिटीज मेलाइटिस का है। अगर अभी 800 मिलियन की पॉपुलेशन हुई तो 600 मिलियन अबव अभी डायबिटीज़ के पेशेंट है आपके वर्ल्ड वाइड। 2030 तक और 2045 तक ये अनुमान लगाया जाता है कि हर 5 में से 1 या 2 मरीज आपके डायबिटीज के होंगे। तो ये कम्युनिटी में बहुत स्प्रेड हो रही है। तो इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो आइए दोस्तों, इसी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो डायबिटीज मेलाइटिस इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या है दोस्तों, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्योंकि पहले तो आप ये समझिए कि ग्लूकोज को यूटिलाइज कौन करता है। ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए एक चीज होती है इंसुलिन। कौन सी होती है? एक इंसुलिन होती है जो कि आपको ग्लूकोज को कंट्रोल करके चलती है। ठीक है ना। इंसुलिन क्या होता है कि पेनक्रियास की बीटा सेल्स द्वारा सीक्रेट होता है। और ये जब आप जो भी इंटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, प्रोटीन इंटेक करते हैं, व्हाटएवर जो ग्लूकोज बनता है उसको सेल के पास ले जाया जाता है। और सेल उसे अपटेक के थ्रू किसके करती है? इस इंसुलिन के द्वारा अपटेक करती है। अब इंसुलिन क्या होता है? पेनक्रियास से सीक्रेट होता है। ये देखिए, प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियास, जो कि रेगुलेट करता है, दैट हेल्प रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल बाय फैसिलिटिंग द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय सेल इन द बॉडी। समझ में आ गया ना कि पेनक्रियास के द्वारा जो इंसुलिन सीक्रेट होता है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करके ब्लड में से ले जाके सेल को पहुंचाता है। समझ में आ गया ना कि अगर आप इसको इस तरह से लिखें कि इंसुलिन शॉर्ट फॉर्म में ना, इंसुलिन जो होता है वो आपके इस ग्लूकोज को उठा के सेल के पास ले जाता है। डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है कि इंसुलिन सीक्रेट ही नहीं होता है। अब इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा तो उस ग्लूकोज को यूटिलाइज कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज पूरा एलिवेटेड रहता है, ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहता है। तो वो क्या करता है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन करता है ग्लूकोज। तो इसी को हम डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। तो प्रॉब्लम कहां पे है? इंसुलिन पे। इंसुलिन अगर नहीं बनेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए, इन डायबिटीज मेलाइटस द नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज डिसरप्टेड। व्हाई द डिसरप्टेड? बिकॉज इंसुलिन इज नॉट प्रॉपर सिक्रेटेड, आइदर इज एब्सेंट और लिटिल इनसफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन लीडिंग टू परसिस्टेंटली एलिवेटेड, है ना, कंटिन्यू एलिवेटेड रहता है। तो ये आपको इसमें समझ में आ गया। दूसरा, इसमें अपन क्लासिफिकेशन जानेंगे कि क्योंकि देयर इज अकॉर्डिंग टू WHO द 6 to 7 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, बट in this PPT slide we only discuss 3 type of diabetes mainly which is occur in the human society. Type 1 diabetes mellitus. In type 1 diabetes mellitus, I show you with a with pen. इन द टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? बीटा सेल्स, जो पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये जो होता है दोस्तों, इसका मुख्यतः कारण होता है कि मतलब वैसे एग्जैक्ट कॉजेस तो पता नहीं कि इसमें देखिए दे इन्वॉल्व मेनली जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। कि ये माना जाता है कि कोई जेनेटिकल अबनॉर्मल म्यूटेशन होने के कारण बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पा रही है। अभी जेनेटिक है तो इसी कारण से ये जो टाइप फर्स्ट है वो बच्चों में बहुत होती है। मैं एक रेशो इसमें अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्टडी ये रेशो बताते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो डायबिटीज है वो टाइप 2 की है। और जैसे 100 में से 90% तो टाइप 2 हो रहा है और 10% जो हो रहा है वो टाइप फर्स्ट हो रहा है। इसका केवल योगदान आपका कितना है? 10% है। मतलब 100 में से अगर 10 मरीज देखोगे तो 10% आपको ये मिलेंगे। ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि इसमें होता क्या है कि ये जेनेटिक अबनॉर्मलिटी के कारण इंसुलिन इसमें सीक्रेट ही नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर जो पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है वो इंसुलिन पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है, क्योंकि इसमें तो पेशेंट को इंसुलिन आपको देना पड़ेगा। इसी कारण से इसका दूसरा नाम क्या होता है? IDDM यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये इसके अंदर इसका होता है क्योंकि ये इंसुलिन पे डिपेंड करेगा। इसमें यह कारण होता है कि इम्यून सिस्टम आपकी जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है आपकी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, जिसे आप बीटा सेल्स कहते हैं। पेनक्रियाज में 3 टाइप की सेल्स होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा।
इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स क्या हो जाती है, पेनक्रियास की डिस्ट्रॉय हो जाती है, रिजल्टिंग इन द नो इंसुलिन और लिटिल, मतलब वो इंसुलिन ना के बराबर सीक्रेट होता है। अगर सेल ही नहीं रहेगी तो इंसुलिन कहां से सीक्रेट होगा। तो ठीक है, ये इंसुलिन के बारे में फंक्शन बता रखा है। तो टाइप फर्स्ट में तो क्लियर रखना दोस्तों कि बिल्कुल बीटा सेल सीक्रेट ही नहीं कर पा रही, तो इसका इलाज भी क्या होगा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होगा। और फिर उसके बाद इसके कुछ कारण है, जैसे कि अपन ने डिस्कशन किया जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में आपको कि भी ये कोई अबनॉर्मल जीन के म्यूटेशन के कारण ये होने के चांसेस रहता है। दूसरा ऑटोइम्यून रिएक्शन, टाइप फर्स्ट डायबिटीज इज कंसिडर्ड एज ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज यानी आपकी इम्यूनिटी सेल्स आपकी सेल्स के ऊपर मतलब एंटीजन को क्या करती है, एज ए मतलब आपकी सेल्स के ऊपर एंटीजन होती है तो वो उससे क्या कर लेते हैं, फॉरेन एंटीजन की तरह ट्रीट करने लग जाती है और मिस्टेकली, है ना, मिस्टेकली आप समझ गए ना, इज ए मिस्टेकली टारगेटेड, मतलब उसको पता नहीं चलता, मिस्टेकली वो किल कर देती है बीटा सेल्स को। एनवायरमेंटल फैक्टर बताया कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर आपको लीड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसमें पर्टिकुलर है नहीं कि व्हाट द एनवायरमेंटल फैक्टर इज, यू कैन सेट द वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि आपकी पेनक्रियास को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सम वायरस जो भी इसमें बताए गए हैं वो ऑटोइम्यून इंटेक। कुल मिला के अगर आप 2, 3, 4 ये वाला ऑटोइम्यून, एनवायरमेंटल फैक्टर और वायरल इन्फेक्शन पढ़ेंगे तो इसका यही कारण निकल रहा है कि कोई वायरल इन्फेक्शन ऑटो इम्यूनिटी के कारण आपकी पेनक्रियास सेल डिस्ट्रॉय कर देता है, तो मुख्यतः ये टाइप फर्स्ट होता है। तो टाइप फर्स्ट आपको समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। ये चाइल्डहुड एक्सपोजर क्योंकि ये जेनेटिक है तो ये बाई बर्थ ही रहती है, इसी कारण से दूसरा जो नाम होता है जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। जुवेनाइल इज डिनोटेड टू द चाइल्ड, है ना, ठीक है, ये एडल्ट में नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरा जो टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 2 जो डायबिटीज है दोस्तों ये होता है आपके एडल्टहुड में। एडल्टहुड में मतलब आपको ये सबसे ज्यादा कहां दोस्तों मिलेगी, ये एडल्ट में मिलती है, क्योंकि ये एक कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, कोई वायरल इंफेक्शन नहीं होता है। ये आपकी किसकी वजह से खराब होता है दोस्तों, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, है ना, आपकी जैसे कि आप फिजिकल इनएक्टिव है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, है ना, और मतलब आपका कुछ यूटिलाइज नहीं हो रहा, मतलब ये इसमें बीटा सेल्स तो सही है, ये देखिए बीटा सेल्स इज डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन बट इट इन दिस केस इंसुलिन मतलब सीक्रेट होता है, कंप्लीटली एब्सेंट नहीं है, सीक्रेटेड, बट सेल बिकम रेजिस्टेंस। टाइप 2 में हमेशा ये ध्यान रखना, सेल क्या हो जाती है दोस्तों इसके अंदर, ये मैं आपको इंक कलर आपको अलग से कर देता हूं, सेल बिकम रेजिस्टेंस, ये दैट्स पॉइंट, सेल बिकम रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंस यानी उसके प्रति कोई एक्शन नहीं होता है। एक तो दोस्तों होता है सेंसिटिव, कि आप कोई ड्रग देते हैं तो बॉडी उसके प्रति सेंसिटिव है। अब आप कोई चीज दिए जा रहे हैं बॉडी को, उससे उसका कोई असर नहीं कर रहा है तो वो एक कहलाती रेजिस्टेंस, मतलब आप उस चीज के प्रति क्या हो चुके हैं, रेजिस्टेंस हो चुके हैं कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेल भी क्या हो जाती है दोस्तों, रेजिस्टेंस हो जाती है कि आप कितना ही कुछ करें कोई असर नहीं कर रहा उस पे, है ना। इंसुलिन आप भर भर के दे दो, सेल रेजिस्टेंस हो चुकी है। दिस मीन द ग्लूकोज कैन नॉट एंटर द सेल प्रॉपरली, ग्लूकोज सेल में प्रॉपर नहीं कर पाएगा। हमेशा ध्यान रखना सेल को केवल ग्लूकोज ही चाहिए एनर्जी के लिए, अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो सेल डिहाइड्रेशन में हो जाएगी, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, फटीग बनी रहेगी, वीकनेस रहेगा। तो टाइप 2 आप समझ गए होंगे। इसके क्या कारण है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि आपको इसके अंदर न तो वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है न वायरल इंफेक्शन, ये आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, है ना, किस वजह से हो रहा है कि वेयर सेल बिकम लेस रेस्पॉन्सिव, है ना, यहाँ पे सेल रेजिस्टेंस का लिखा हुआ कि सेल रेस्पॉन्सिव कम हो जाती है। दिस इम्पेयर द एबिलिटी ऑफ इंसुलिन, ये किसको इंपेयर करती है, एबिलिटी ऑफ इंसुलिन टू फैसिलिटेट द एंटर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज उसमें एंटर ही नहीं कर पाता। जेनेटिक डिस्पोजिशन आल्सो कॉजेज हो सकता है कि किसी को फैमिली में डायबिटीज मेलाइटस चलता आ रहा है तो आपको 40 से 45 बाद वो जीन अगर डोमिनेंट हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है तो वो लीड कर सकता है। ये दूसरे और कारण है ओबेसिटी, है ना, आपके अगर ओबेसिटी कंटिन्यू है ना, एक्सेसिव एब्डोमिनल फैट है तो इसके अंदर आपको लीड कर सकता है क्या, डायबिटीज मेलाइटस, है ना, मतलब इसमें लिखा हुआ कि एब्डोमेन इंटरनल ऑर्गन में वो फैट एक्यूमुलेशन हो गई, स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस को लीड कर सकता है। फिजिकली इनएक्टिव, ये आप समझ गए ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपकी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। WHO ये कहता है कि आपको अगर ग्लूकोज मतलब आपको रेगुलर पर डे 15 से 20 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है, मतलब वीकली वो रिकमेंडेड करता है 150 मिनट पर वीक, तो आपको अगर एक दिन का निकालेंगे तो 15 से 20 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। अनहेल्थी डाइट, है ना, अनहेल्थी डाइट डाइट हाई इन वेरी
सर्जरी एंड प्रोसेस फूड, मतलब उसका बहुत प्रोसेस फूड, एज वेल एज इनटेक ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कैन कंट्रीब्यूट टू द इंसुलिन एंड वेट गेन को लीड कर सकता है दोस्तों, जो कि बहुत हानिकारक है। एज, द रिस्क ऑफ टाइफाइड, मैंने आपको पहले भी डिस्कशन कर लिया था कि किस एज में सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, ये थर्ड टाइप है, किस एज में सबसे ज्यादा है, 45 ऑफ एज द 45 ऑफ एज में सबसे ज्यादा होती है। और गेस्टेशनल, थर्ड जो हम पढ़ते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ये क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, ये आफ्टर प्रेगनेंसी रिजोल्व हो जाता है, बट इन द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ यू सी दिस द प्रेगनेंसी हार्मोन फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज सीक्रेट, प्लेसेंटा के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, है ना, आई यूज्ड पेन, प्लेसेंटा के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन को क्या कर देते हैं, सेल के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं। पर जब आपका सबसाइड हो जाएगा प्रेगनेंसी, तब देन प्लेसेंटा भी हट ही जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये रिजोल्व हो जाएगा। तो ये आल्सो डिफाइन इन द टाइप 2, है ना, सेल्यूलर, क्योंकि बिकॉज रेजिस्टेंस कहाँ पे आपका आ रहा था, टाइप 2 में आ रहा था, तो ये भी एक टाइप 2 पे है। बट ये एक तरह से कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है, मदर अगर डायबिटीज मेलाइटस है तो बेबी का चांसेस है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में डेवलप हो सकता है, क्योंकि पहले तो वो नहीं होता, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मदर का इंसुलिन यूज करने लग जाता है, ठीक है ना, बट आफ्टर द बेबी डिलीवरी बेबी को इंसुलिन सेल्स यूटिलाइज नहीं कर पाती, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में डेवलप होने लग जाता है ना, इंसुलिन प्रॉपर तरीके से सीक्रेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस वजह से पेशेंट को धीरे धीरे, क्योंकि उस समय उसको फीडिंग भी चाहिए, तो उसको कॉम्प्लिकेशन रह सकता है, ठीक है। अब यही सेम फैक्टर है। अब हम देखते हैं क्या साइन सिम्टम्स है। 3 साइन सिम्टम्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, पोलीयूरिया, पोलीडिस्पेशिया एंड पोलीफेजिया। ये आपके क्लासिकल साइन है जिसमें आपको ये देखना है कि किस तरह से आपको, मैं आई वांट टू चेंज कलर, पोलीडिप्सिया, है ना, ये सबसे खतरनाक है भाई, इंक्रीज थ्रस्ट। पहले तो ये समझोगे, क्योंकि इंक्रीज थ्रस्ट समझ में आ जाएगा जब आपको पोलीयूरिया समझ में आ जाएगा। पोलीयूरिया क्या है दोस्तों, कि ड्यू टू द ग्लूकोज एक्सेसिव इन द ब्लड, वो ग्लूकोज क्या होता है कि किडनी में फिल्टर, आपको पता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में 100% ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाता है, बट द ह्यूज अमाउंट प्रेजेंट इन द ब्लड, देन द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज थ्रू आउट इन द यूरिन, वो यूरिन में जाता है, but in the kidney nephron tubules can't absorb 100% and remaining excessive glucose pass out through the urine, and due to the glucose present in urine, water is also follow the glucose, water उसको follow करता है, तो excessive water भी किसमें spill होने लग जाता है दोस्तों, spill यानी बाहर निकलने लग जाता है, वो ग्लूकोज यूरिन के साथ निकलने लग जाता है। तो वो क्या होता है कि अब excessive glucose, when the excessive glucose flew into the urine, the water is also followed, the so body is going into dehydration, so body is try to compensate to balance of this dehydration. The person who have suffering from excessive urination is increase the thirst level, because body want to try the compensate this dehydration, so उसमें आपका थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और उसको कंपेंसेट करता है। थर्ड क्या होता है कि वाई द एक्सेसिव हंगर, अब in your mind there is a one question, if the body glucose level is peak, then why you hunger, because the glucose is present in the body, you are thinking that if the glucose is present in the our body, why you feel like a hunger, because in the diabetes mellitus, what I said, the glucose is not utilized in your cell, glucose is present in the blood but don't utilize by the cells, so cell become dehydrated and want to compensate, and they cell required glucose for metabolism, because in diabetes mellitus your blood glucose can't reach to the cell and cell continues dehydration, cell metabolic demand is interrupted, so cell continues need to thrive, continue need thrive of glucose, continue demanded of glucose, so body try to compensate, and he and she want to more eat, so cells become fully hydrated, but can't possible due to the insulin resistance or absence of insulin. So this is the classical 3P signs of the identification of diabetes mellitus, polydipsia, polyuria, polyphagia. So you just remember, if the patient
you have seen with the polyuria, polydipsia and polyphagia without any without any without any investigation, you primarily disclose the diagnosis this patient is suffering from diabetes mellitus. Another symptoms is of the diabetes mellitus is unaccepted weight loss. Okay, I want to use pinpointer option is pen. What is the unaccepted weight loss? Because I also said when the cell is not use glucose properly, then your metabolic demand not completely fulfilled by the cell, and you have continue loss your weight. And there's if you read this line, inefficient use of glucose by cell prompts by the body break down muscles and fat, because if the carbohydrate which is break down in the glucose is not, and this glucose is not utilized by the cell try to break the muscles and fat into glucose, and because the muscles in the muscle tissue the substance which has amino acid is a break into the glucose, and fat also triglyceride also break into the glucose. So cell want to try this molecules muscles and fat and produce glucose to need energy, but because the cell always need for glucose, cell when the insulin is not present, cell can't use the glucose, but unacceptedly when the muscles and fat is a huge amount of break, the patient is going into the weight loss, because muscles and fat maintain your weight. Second, there is a fatigue and weakness also. You can say that fatigue and weakness because the cells have not completed their metabolic demand, so also you can feel fatigue and weakness. Blood vision. Why the blood vision? Fluctuation in the blood sugar level can cause changes in the shape of eye lens, because in the red by optic nerve, optic vessels have been affected by the excessive glucose in the blood. So and also your lens is also affected by the glucose, because excessive glucose could be deposited in the eye layer as well as optic nerve and as well as blood vessels. So that is lead to the blur vision, and if you not treated this glucose level, you might into the convert blindness also, है ना, आपको अंधापन भी हो सकता है. Now the next symptoms is slow wound healing. Obviously, because the excessive glucose level is interrupt in the wound healing. If the patient have high blood glucose level and any impairment in the skin, if they have closed wound, either open wound, the excessive glucose interrupt the blood circulations, interrupt the those cells which healing to wounds. तो इससे क्या होता है, आपको हीलिंग ऑफ वुंड इजीली हो जाता है, हीलिंग ऑफ वुंड नहीं हो पाता है. frequent infection, because excessive glucose suppress the immune system, excessive glucose suppress the WBC cells, and so that's lead to the frequent infection. Okay, numbness or tingling in extremities. How can this occur? Because excessive glucose impair in the nerve action potential, so that lead to that numbness or tingling sensation in your action potential. Now we will move diagnostic evaluation. How can you identify if the patient if patient came into hospital and he and she told about he have been suffering from polyphagia from 2 to 3 weeks, polydyspasia almost. So as a doctor, you just advise some diagnostic test like fasting plasma glucose. What is fasting plasma glucose? This is the fasting plasma glucose. I use a pointer. Fasting plasma glucose. This is the test measure blood sugar after fasting for at least 8 hours. It's mean you suggest the patient in this test, and you told the patient not eat food before not eat food at least 8 hours. You could not eat any food throughout 8 hours, and after then 8 hours doctor take the blood sugar, measure the blood sugar level, and
उसके बाद जो टेस्ट आता है वो अपन बाद में डिस्कशन करेंगे कि क्या हम देख सकते हैं। दूसरा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये टेस्ट दिस इज रेयरली यूज टेस्ट, बट इसमें क्या होता है कि आपको बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर पहले आपको ग्लूकोज लेवल चेक करना है, फिर उसको क्या करना है OGTT 75 ग्राम आपको एक्स्ट्रा ग्लूकोज देना है उसको, है ना, प्योर ड्रिंक में उसको वाटर के अंदर घुला के 75 ग्राम आपको ग्लूकोज देना है, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद टेस्ट करना है। टेस्ट की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें प्री डायबिटीज कौन सा और डायबिटीज कौन सा है। थर्ड टेस्ट है हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपकी ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन में कितना ग्लूकोज उससे अटैच है। आप सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का लाइफ स्पान होता है 120 दिन, आपको पता है RBC का लाइफ स्पान 120 दिन होता है। तो जैसे आप HbA1c टेस्ट करते हो तो ये पता चलता है कि आपके पिछले 2 या 3 महीने में ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कितना प्रेजेंट था ना, तो वो मेजर इसमें करते हैं। रैंडम ब्लड में प्लाज्मा रैंडम, यानी कभी भी आप कर लो, चाहे वो भूखा हो चाहे कुछ खा रखा हो, आपको रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट करना है। सी पेप्टाइड टेस्ट, व्हाट इज सी पेप्टाइड टेस्ट? देखिए दोस्तों, सी पेप्टाइड टेस्ट एक ऐसा एंजाइम होता है, अमाउंट ऑफ सी पेप्टाइड सब्सटेंस दैट इज रिलीज बाय द पेनक्रियास अलोंग विथ इंसुलिन। जब भी इंसुलिन सिक्रेट होता है तो उससे पेनक्रियास से एक सी पेप्टाइड भी सिक्रेट होता है। ये सी पेप्टाइड इंडिकेट करता है कि अगर टाइप फर्स्ट में तो सी पेप्टाइड अगर नहीं सिक्रेट होगा, क्योंकि टाइप फर्स्ट में तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है पेनक्रियास सेल, तो अगर आपके टाइप सेकंड में सी पेप्टाइड रिलीज हो रहा है फिर भी ग्लूकोज इंसुलिन, इसका मतलब आप देख सकते हैं कि टाइप फर्स्ट में तो सी पेप्टाइड रिलीज नहीं होगा, पर टाइप सेकंड में सी पेप्टाइड रिलीज होगा पर इनसफिशिएंट अमाउंट में होगा। आप आल्सो इससे भी कर सकते हैं। ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट किसमें पॉजिटिव आएगा? फर्स्ट वाले में आएगा, क्योंकि सेकंड कभी भी ऑटो इम्यून से नहीं होती है, टाइप फर्स्ट ही ऑटो इम्यून से होती है। ये एक चार्ट है जिसे आपको एक पेशेंट का इसमें इंडिकेट कर रखा है कि आप किस तरह से इसमें कर सकते हैं। देखिए ये नॉर्मल वैल्यू है फास्टिंग प्लाज्मा की आपकी, नॉर्मल अगर आप घंटे बुटे तो 100 से कम रहनी चाहिए, 70 से 100 के बीच में रहनी चाहिए। प्री डायबिटीज अगर कोई कंडीशन है, प्री डायबिटीज वो होता है कि ये एक पेशेंट डायबिटीज में भी कन्वर्ट हो सकता है। प्री डायबिटीज इसलिए भी आपको नॉर्मल में आ सकता है, क्या पता उसने एक्सेसिव कोई इंटेक कर लिया हो, तो 100 110 आ गई तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि ये डायबिटीज का है, बट कंटिन्यू 110 120 रेजिंग ट्रेंड में चल रहा है तो आप ये कहेंगे कि पेशेंट आपका डायबिटीज में चला गया। OGTT अगर आप करते टेस्ट जिसमें आप 75 मिलीग्राम वो एक्स्ट्रा आप दे रहे थे, तो अगर लेस देन 140 है 2 घंटे बाद भी तो वो नॉर्मल है, 140 से 199 है तो प्री डायबिटीज है, और 200 से ऊपर है तो डायबिटीज मेलाइटस है। हीमोग्लोबिन अगर आप करते हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को बताता है, लेस देन 5.7% है तो नॉर्मल, 5.7 से 6.4 के आसपास है तो आपको प्री डायबिटीज, और 6 पॉइंट अबव हो तो आपको डायबिटीज कहना है। रैंडम ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज 200 से ऊपर, आप रैंडम अगर 200 से ऊपर आ रही तो आप कह सकते हैं। सी पेप्टाइड नॉर्मल, प्री डायबिटीज वाले को नॉर्मल और हाई रहेगा, पर डायबिटीज मेलाइटस में ये टाइप फर्स्ट में तो लो ही रहेगा, मतलब एब्सेंट ही रहेगा, पर टाइप सेकंड में प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि टाइप सेकंड में इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है, और ऑटो एंटीबॉडीज टाइप फर्स्ट में पॉजिटिव और टाइप सेकंड में नेगेटिव। ये आपका कंप्लीट डायबिटीज मेलाइटस का आपका ओवरव्यू हो चुका है दोस्तों। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है डायबिटीज मेलाइटस की, ये सबसे आपको मतलब एक तरह से जानने वाली बात है कि डायबिटीज मेलाइटस क्या कर सकता है। सबसे वन कार्डियोवास्कुलर, मेन जो ऑर्गन है इसके कार्डियोवास्कुलर, रेटिना, रीनल और हार्ट और न्यूरॉन, ये सबसे 4 मेजर वाइटल ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। कार्डियोवास्कुलर में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्योंकि एक्सेसिव ग्लूकोज क्या करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कर सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो हो गया तो पेशेंट को एंजाइना भी आ सकता है, अटैक आ सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, है ना, दिस है ना, आई आल्सो मेंशन दिस हार्ट अटैक। स्ट्रोक, if this glucose is obstruct in the cerebral artery, this is lead to the cerebral vascular stroke. Peripheral vascular disease, because the reduced blood flow to the extremities leading to the complication like ulcer, है ना, जो कि मैं बात कर रहा था कि वुंड हील इसलिए पता क्योंकि उसकी वस्कुलर डिजीज हो चुकी होती है। न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नर्व डैमेज, बिकॉज एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है ग्लूकोज की वजह से, नमनेस आ जाती है, थोड़ी दिन के लिए सुन्नापन हो जाता है, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। नेफ्रोपैथी, आल्सो द नेफ्रोपैथी यू कैन से दैट कि भी उसको नेफ्रोपैथी यानी किडनी डैमेज हो चुकी है, क्योंकि हमेशा देखना डायबिटीज वालों को किडनी डैमेज हो ही जाती है अधिकतर, क्योंकि ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हो पाता उससे, और रेटिनोपैथी की वजह से उसको ब्लाइंडनेस आ सकती है। वाओ, दिस इज अ वेरी गुड, आई लाइक इट कि व्हाट इज अ मेडिकल मैनेजमेंट, हाउ कैन यू ट्रीट। पहले तो ये कर लेना कि पीपल विथ टाइप फर्स्ट, है ना, आई दिस लाइन कैन रीड यू, ओ माय गॉड, आई यूज द कलर, I use pointer color because this is a yellow, ink color black.
ओके, पीपुल विद डायबिटीज़, देखिए ये टाइप फर्स्ट में तो आपको इंसुलिन भर भर के देना पड़ेगा, टेक इंजेक्शन डेली। बट इन द टाइप 2 के अंदर आपको डॉक्टर कभी भी रिकमेंडेड ये नहीं करता कि आप क्या लीजिए, इंसुलिन लीजिए। पहले वो आपको कंट्रोल करेगा अदर ड्रग्स से, बाय अदर ड्रग्स और लाइफस्टाइल चेंजेज, आपको एक्सरसाइज के बारे में बताएगा, उसके बारे में बताएगा, देन वो ट्रीटमेंट करेगा। इंसुलिन आपको बाहर से देना पड़ेगा दोनों के अंदर। ये एक इंडेक्स है जो मैंने आपको इजीली बताई है, रैपिड एक्टिंग, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ इंसुलिन अकॉर्डिंग क्लासीफाई बेसिस ऑन द ऑनसेट पीक ड्यूरेशन। ऑनसेट क्या है कि जैसे आपने इंसुलिन दिया और उसका क्या हुआ, इस इंसुलिन की वजह से कितने दिन में काम करना स्टार्ट किया, वो उसका ऑनसेट है। पीक क्या है उसका कि वो कितने घंटे, 1 घंटे के अंदर, मतलब जैसे इसका रैपिड है तो 1 घंटे उसका पीक लेवल रहेगा, है ना। जैसे ये अगर आपको मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, ठीक है ना, ये जैसे मैं आपके एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये इस तरह से, ये इसका ऑनसेट है यहाँ पे, है ना। आई यूज अनदर पॉइंटर कलर टू एक्सप्लेन। ये इसका ऑनसेट है ना, यहाँ से ये काम करना स्टार्ट किया इसने, ये इसका पीक लेवल है कि भाई इस पीक के बाद ये ऊपर नहीं जाएगा, 1 घंटे उसका पीक रहेगा। फिर ये जो ड्यूरेशन होता है कि यहाँ कितने घंटे तक इसका असर रहेगा, है ना, तो ये यहाँ से लेके ड्यूरेशन कहलाता है ऑनसेट से लेके इसका खत्म होने तक, है ना। ये इसका ड्यूरेशन है कि भी ऑनसेट मतलब इसका 15 मिनट से स्टार्ट और 2 से 4 घंटे तक का इसका असर रहेगा। तो ये इसी बेसिस पे आपका इंसुलिन क्लासीफाई हुआ है। तो रैपिड एक्टिंग 15 मिनट में एक्शन शुरू, 1 घंटे तक इसका पीक रहेगा, पर 2 से 4 घंटे इसका असर रहेगा ना, 15 मिनट से लेकर 2 से 4 घंटे। और इसका इंसुलिन एस्पार्ट, नोवालोग, एपिड्रेडा, ह्यूमालोग सबसे ज़्यादा होता है। रैपिड एक्टिंग इनहेल्ड 10 से 15 मिनट में इसका स्टार्ट, 30 मिनट इसका पीक और 3 घंटे तक एक्शन, इंसुलिन ह्यूमन। रेगुलर और शॉर्ट एक्टिंग 30 मिनट में इसका स्टार्ट, 2 से 3 घंटा इसका पीक और 3 से 6 घंटे इसका ड्यूरेशन रहेगा। इंटरमीडिएट, ये इसके एग्जांपल इंसुलिन रेगुलर एच, नोवालिन, है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ किया। इंटरमीडिएट एक्टिंग ये आप देख लीजिए, इसमें ये एग्जांपल मैंने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा कि इंसुलिन के अलावा टाइप 2, ये तो इंसुलिन थेरेपी तो आपको देनी है, टाइप फर्स्ट डॉक्टर डिसाइड करे, चाहे वो टाइप फर्स्ट हो चाहे टाइप 2। टाइप फर्स्ट में तो इंसुलिन जाएगा। ओरल एंटी डायबिटीज ड्रग्स आती है जो कि डायबिटीज़ मतलब क्या क्या एक्शन करती है वो आप इसमें मैंने इसको मेंशन किया है कि फर्स्ट जो आती है मेटफॉर्मिन, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ है दोस्तों मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन आपने हर किसी के पास देखिए कि मेटफॉर्मिन का एक्शन क्या है, रेड्यूस ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लीवर से ग्लूकोज प्रोडक्शन कम कर देता है और इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है ना, सेल के प्रति दोनों को बचा रहा है ना, प्रोडक्शन रेड्यूस ग्लूकोज, क्योंकि लीवर में जो ग्लाइकोजन है उसको नहीं तोड़ेगा और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, तो इससे ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा ना। इंडिकेशन क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटर, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटर की फर्स्ट लाइन ड्रग है और ये साइड इफेक्ट है। दूसरा है सल्फोन्यूरिया भी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ग्लिपिजाइड, है ना, ये सबसे ज़्यादा ये क्या करता है, इंसुलिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, मतलब बीटा सेल्स को प्रोड्यूस करता है कि भाई इंसुलिन सिक्रेट करो। थर्ड है ग्लीनाइड भी आपको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों। ग्लीनाइड इज आल्सो यूज बाय ओरल एंटी डायबिटीज़, ये सेम इंसुलिन, मतलब सब ओरल एंटी डायबिटीज़ का लगभग सेम है कि स्टिमुलेट करना, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना, इंसुलिन के सेंसिटिव को बढ़ाना। टाइप 2 के लिए ये, क्योंकि टाइप फर्स्ट के लिए तो इंसुलिन इंजेक्शन जाएगा, बट ये सारे टाइप 2 के लिए होते हैं। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग जो भी है सब टाइप 2 के लिए। अल्फा ग्लूकोसाइड ये भी यूज़ किया जाता है। ये एक्सरसाइज है जो कि डॉक्टर यूज़ करता है कि भाई आपको, पर ये एक्सरसाइज अंडर द डॉक्टर कंसल्टेट करना है ना। मैंने इसमें क्लियरली लिखा है कि देयरफॉर इट इज़ एडवाइजेबल, है ना। इफ़ यू रीड दिस पैराग्राफ, है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से पढ़िए, इट इज़ एडवाइजल टू द कंसल्टेट डॉक्टर बिफोर और चेंजिंग एन एक्सरसाइज प्रोग्राम, कि कितनी क्या करनी है ना, क्योंकि एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजिंग डायबिटीज़। ये लोअर ब्लड ग्लूकोज को लो करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और वेट गेन को कम करता है, रेड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन को भी कम करता है, और ओवरऑल हेल्थ। हाउ द टाइप ऑफ, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या इंटेंसिटी, कितने ड्यूरेशन तक, कितनी फ्रीक्वेंसी एक्सरसाइज, कौन सी टाइप की एक्सरसाइज, सब डॉक्टर से कंसल्ट करना। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की डायबिटीज़ को समझाने की। अगर फिर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, मैं इससे और अच्छा अपना एफर्ट डालता हूँ। तो प्लीज़, है ना, मैंने 13 दिन से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं किसी कारण से व्यस्त था। आज मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से कंटेंट लेके आया हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।